आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम प्रेफरेंस के इस नए सेशन में, जो सेशन नंबर 15 है। और इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। और जो हमारा पहला टॉपिक था, सब टॉपिक था नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर अंकों की संख्या गिन रहे थे। और टॉपिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो टॉपिक नंबर 2, जैसा कि अगर आप लेक्चर 14 में देखेंगे, जो इसका सेशन नंबर 14 है, तो उसमें हम संख्याओं का क्लासिफिकेशन, है ना, नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में, जैसे कि अगर नंबर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते होंगे। उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानते हैं, और उसके पश्चात हमको क्लासिफाई करते हैं या फिर वर्गीकृत करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे कि नंबर को हमने दो भागों में, पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कि एक रियल नंबर होता है और जो हमारा दूसरा होता है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एक नए तरीके का नंबर बनता है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। तो रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, है ना। और जो इमेजिनरी नंबर था, जो दूसरा नंबर था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। उसके बाद हमने जब रियल को और इमेजिनरी को, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आपस में कंबाइन किया था, तो एक नए तरीके का नंबर बना था, जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर मिश्रित संख्या का नाम दिया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया था। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको जानना है तो आप जाएं, बिल्कुल प्राइम प्रिपरेटर्स चैनल पे ही अवेलेबल है, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है रियल नंबर के बारे में, अगर क्विक रिवीजन हम करना चाहें तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को नाम दिया था इंटीजर, दूसरे को बोला था डेसिमल। एक को हमने बोला था पूर्णांक और दूसरे को बोला था दशमलव। तो पूर्णांक में हमने बताया था कि जो अपने आप में कंप्लीट होता है, विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, उसे ही हम बोल देते हैं इंटीजर, है ना। कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये हमने डेफिनेशन, कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट होता है ना, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में पूरा हो, उसे हम बोल देते हैं इंटीजर। फिर हमने इंटीजर को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को बोला था नेगेटिव इंटीजर, दूसरा था जीरो इंटीजर था, और तीसरा था पॉजिटिव इंटीजर। अगर हिंदी में बोलते हैं तो नेगेटिव इंटीजर को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इंटीजर को बोलते हैं शून्य पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो जीरो के लेफ्ट में अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना चाहें इंटीजर्स को, है ना, तो ये हो गया हमारा जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। और इसके राइट में, अगर राइट में हम चलते जाएं इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो इधर की जितनी भी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स ऑफ 1, ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम लेफ्ट में पढ़ना शुरू करते हैं तो -1 -2 और ये चलते जाते हैं कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो इधर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड हाफ, जीरो के राइट में, है ना, दाहिने की तरफ अगर जाते हैं, इसी को बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने ये सीख लिया था कल वाले लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद डेसिमल को हमने बोला था दशमलव। तो हमने क्या करना है? जो कंप्लीट नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हम ऐड कर देते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमने बोल दिया 1.2, है ना, 1.2, तो इसमें एक तो कंप्लीट है, लेकिन इसके साथ एक पार्ट आ रहा है 0.2, तो ये एक है, ठीक है, लेकिन एक का मल्टीपल इससे नहीं जुड़ा, है ना, उसका कुछ हिस्सा जुड़ा। तो अब ये दोनों मिलकर के ये कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हम बोल देंगे क्या? इसको डेसिमल, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। फिर डेसिमल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। डेसिमल में 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में जो उसे बोला जाता है उसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोल देते हैं? शांत दशमलव, जिसमें अब कोई हलचल ना हो रही हो। जैसे 1.2 हमने क्या किया था? 5 को डिवाइड किया था 2 से, 5 को डिवाइड किया था 2 से, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाता है 1। उसके बाद हमको पता है कि 1 क्या है? 1 इज लेसर देन 2। जो इसका, जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक शून्य बढ़ाते हैं और यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं। फिर 2 5 जा क्या हो जाता है? 10। अब इसके बाद से हमको रिमाइंडर यहाँ पे अब 0 बच गया, शेषफल हमें 0 बच गया। तो अब हम कुछ नहीं करते हैं, तो 2.5 में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसलिए इसको बोल देते हैं, क्या नाम देते हैं? शांत दशमलव, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने देखा कि एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो अशांत होता है बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कि पुनः आवृत्ति। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो अपने आप में अशांत है, मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि प्रोसेस हो रहा है, वो अंत उसका नहीं है, वो शांत नहीं हो रहा है।
लेकिन आवृत्ति हो रही है ना, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। जो क्या हो, अशांत हो, जिसमें हम डिवीजन करते जाएं जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट हमें ध्यान देने लायक है कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, एक टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिलता है। जैसे हम बोल दें क्या 1.35 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक 35 है डेसिमल के बाद एक 35 है जो बार बार रिअकर हो रहा है, पुनःवृत्ति आवृत्ति उसकी हो रही है, तो उसको बोल देते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। जो अपने आप में अशांत होता है लेकिन उसकी आवृत्ति हो रही होती है, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, उसे हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। इन डेसिमल्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब ये रियल नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है बस उसका इंट्रोडक्शन है ना, इसको आप परिभाषित कर रहे हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये टर्म्स हमको आगे चल के पढ़ना है। तो किसका हिस्सा है डेसिमल, ये है रियल नंबर का। रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर एक जो तीसरा जो डेसिमल होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, जो एक तो अशांत है और दूसरा कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। जैसे हमने बोल दिया एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं कि तो 1.234812967 ये ऐसे चलता गया। तो इस तरीके के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसमें क्या हो कि जो अशांत भी है और कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये था रिवीजन के तौर पे। फिर हमने क्या किया था, है ना, ये प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा है, उसमें ये सब डिस्कस हो चुके थे डिटेल में, है ना। बस रियल नंबर को हमने एक तरीके से और डिवाइड किया था, एक तरीके से और रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, कभी ना कभी इनका नाम सुने होंगे। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो रियल नंबर को दो तरीके से और डिवाइड किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, कि एक होता है हम जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा हमारा जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोल देते हैं उसको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय संख्या, क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा, हम रेशनल नंबर को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर इरेशनल का जब नंबर आएगा तो इरेशनल को भी पढ़ेंगे। तो पहला हमारा काम क्या है, रेशनल नंबर को आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने क्या बोला था कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना, क्या होने चाहिए, इंटीजर को हिंदी में क्या बोल देते हैं, पूर्णांक, है ना। ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, बस क्विक रिवीजन चल रहा है, फिर हमको पढ़ना पड़ता है क्या, रेशनल नंबर को डिटेल में, ठीक है। उसका इरेशनल को जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे जो हमारा पाई की वैल्यू हो गया, है ना, √2 हो गया, जैसे हम बोलते हैं 1.34567, है ना, 926, है ना, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं ले सकते। बाद में हम कन्वर्जन जब पढ़ेंगे कि डेसिमल टू फ्रैक्शन जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे फिर तो उसमें p बाई क्यू के फॉर्म में हम इन्हें नहीं लिख पाते हैं, नहीं बोल देते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और q किसके बराबर ना हो, जीरो के। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी के नीचे अगर जीरो लगा देते हैं तो इसका ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्यों होता है, आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि n/0 क्यों नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि रियल नंबर को पहले दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, कैसे, एक इंटीजर जो पूर्णांक होता है और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं डेसिमल, जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। फिर हमने रियल नंबर को डिवाइड किया रेशनल में और इरेशनल में। तो इनको पहचानने का तरीका क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q नहीं होना चाहिए जीरो के इक्वल। फिर हमने बात किया था कि फ्रैक्शन भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। जो भिन्न भी होते हैं इसी तरीके के तो होते हैं, है ना, p बाई क्यू के, है ना, और q क्या नहीं होने चाहिए, जीरो के, p q नहीं किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये होता है इसका एक कंडीशन।
और जो रेशनल है P और Q इंटीजर होने चाहिए, है ना, या फिर P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन के केस में कंडीशन है कि P बाई Q के फॉर्म में लिखें P और Q दोनों पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। हम ये नहीं लिख सकते कि -1/2 को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, 1/2 क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। -1/2 को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, भिन्न नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर P को ले रहे हैं तो P क्या है, -1, और -1 फ्रैक्शन को हम नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते, हम ऋणात्मक पूर्णांक नहीं ले सकते। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बातें प्रीवियस लेक्चर में सेशन नंबर 14 में डिस्कस हो चुकी थी। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और रेशनल नंबर जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या, रेशनल नंबर। रियल नंबर का ही पार्ट है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को पहचान चुके हैं हम, P बाई Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, है ना। क्यों नहीं 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम का, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें हम रियल नंबर के बारे में पढ़े। रियल नंबर को हमने डिवाइड किया, एक बार इंटीजर और डेसिमल के बेसिस पे और दूसरा रेशनल और इरेशनल के बेसिस पे, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको पता है ना, हम क्या कहते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए रेशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसकी पहचान हमको पता है कि जिन्हें हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सके। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, है ना। और P और Q क्या नहीं होना चाहिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि Q को हम 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 क्यों नहीं ले सकते। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये है 1 सपोज दैट हमने 1/0 लिख लिया, P की वैल्यू ले ली 1, और यहाँ पे कोई वैल्यू तो आ रही होगी x। अरे जब 1 को हम 0 से डिवाइड कर रहे होंगे, 1 से 0 को डिवाइड कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई वैल्यू x आती होगी, कोई ना कोई वैल्यू x आएगी ना। जैसे अगर हम 4/2 करते हैं तो एक वैल्यू क्या निकल करके आती है, 2। तो वैसे जब 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू, जैसे 2 यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी x की जगह पे कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये होती है कंडीशन, ये हम पढ़ते हैं शुरू से कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, एक मान मिलता है हल करने के पश्चात। तो अगर 4/2 करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है। तो वैसे ही जब हम 1/0 कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू आती होगी, डेफिनेटली आती होगी, आना चाहिए। लेकिन एक समस्या ये है कि हम 0 का, अच्छा एक और बात हमको पता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो होता है टर्म क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके हर से इसके अंश का गुणा कर देते हैं, इसके अंश से इसके हर का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए आप, तो 2 जा क्या हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा 4, ठीक, और 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ इसका मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी हमें सेम आंसर मिल रहा है, हमें सेम आंसर मिल रहा है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक। अब भैया यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x के नीचे अगर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर है तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज आएगा क्या, हम 4 को क्या ले सकते हैं, 4/1। क्यों, क्योंकि अभी भी 1 से अगर 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो इसकी फिजिकल मीनिंग पे, 4 के फिजिकल मीनिंग पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4/1, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो वैसे ही अगर x को हमें लिखना है तो x को क्या लिख लेंगे, x/1। अब देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करें और 0 का x से मल्टीप्लीकेशन करें, इधर आ रहा है 1, इधर आ जाएगा 0, ये भी गलत हुआ, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, सेटिस्फाई LHS और RHS के बराबर नहीं है। अब देखते हैं, जैसे कि हम x की कुछ भी वैल्यू ले लें, अब 1/0 हुआ, हम इधर ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो 0 × 2 1 के बराबर आना चाहिए। इसके नीचे 1 है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि इसके फिजिकल मीनिंग पे, इसके एक्चुअल मीनिंग पे 2 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2/1 हम कर लेते हैं, ठीक। अब 1 × 1 0 × 2 करें तो 0 आता है,
1 इंटू 1 करें तो 1 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा LHS आ रहा है, या फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 मिल रहा है, 1 इंटू 1 कर रहा है तो 1 मिल रहा है। तो क्या हुआ, 1 क्या 0 के बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम x की वैल्यू तो हम कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू, तो हमें LHS बराबर RHS नहीं आएगा। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां हमने देखा कि 4/2 अगर 2 आता है तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो LHS बराबर में क्या आना चाहिए? RHS। 2 2 जा 4। अब इसमें कंडीशन ये है कि हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें, x की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आना चाहिए। लिए हमें नहीं मिल रहा है, इधर 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 4 मिला लेकिन यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा। इसलिए इसको बोल देते हैं कि 1/0 या फिर n/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, है ना, क्यों नहीं होता, बस इसको डिस्कस कर ली। अब हमको बढ़ना है रेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमने क्या देखा, इसकी परिभाषा, परिमेय संख्या की परिभाषा, कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें p और q दोनों पूर्णांक हो और q नहीं किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर। Any number which can be written in the form of p/q where p as well as q both are integers, where p and q both are integers and q is not equal to 0, यही हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेशनल नंबर के पार्ट के बारे में। एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव रेशनल्स, क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव रेशनल्स। पॉजिटिव रेशनल्स, तो पॉजिटिव रेशनल्स के बारे में क्या बोला जाता है? क्या इनके बारे में ये है कि p/q तो होगा भाई, रेशनल्स आ गए तो p/q तो होना चाहिए। ठीक है, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो ये तो हो गया रेशनल का कंडीशन। ठीक है, रेशनल नंबर ये होता है तो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें q नहीं होना चाहिए किसके बराबर? 0 के। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, बहुत बार इसकी चर्चा है, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब देखना क्या है कि भैया पॉजिटिव रेशनल्स हम किसे बोलेंगे? इसको पॉजिटिव रेशनल्स किसे बोलेंगे? इसके दो कंडीशन है। ठीक है, जब, अच्छा, p हमारा न्यूमरेटर है, q क्या है? डिनोमिनेटर है। p हमारा अंश है, q हमारा क्या है? हर है। ठीक है, जब when न्यूमरेटर पता है इसको बोलते हैं अंश। ठीक, as well as denominator are positive। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? हर। क्या बोल देते हैं? हर। ठीक है, आर पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक होने चाहिए। जब क्या होता है कि जो हमारा अंश और हर दोनों धनात्मक हो, तब उसे हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव रेशनल्स। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? धनात्मक परिमेय या फिर धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या की डेफिनेशन या परिभाषा हम क्या समझ पाए कि जब न्यूमरेटर अंश भी और हर भी दोनों क्या होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। तो ऐसे रेशनल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल मतलब धनात्मक परिमेय। ठीक है, इसको अगर एक और कंडीशन होता है कि p और q when न्यूमरेटर मतलब अंश, है ना, as well as denominator मतलब हर आर नेगेटिव। जब ऋणात्मक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक। ठीक है, हम क्या समझ पाए कि जब जो पॉजिटिव रेशनल्स या फिर धनात्मक परिमेय हम उन्हें बोलते हैं जब p/q। अच्छा, सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेशनल्स होते क्या है। तो रेशनल जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q क्यों ना हो 0 के बराबर ना हो। क्यों नहीं हम 0 के बराबर रख सकते? क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये होता है रेशनल का कंडीशन। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? पॉजिटिव रेशनल्स मतलब कि धनात्मक परिमेय। तो जो धनात्मक परिमेय की कंडीशन होती है, इसके दो कंडीशन। एक कंडीशन ये when numerator as well as denominator are positive, जब अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो।
दोनों दोनों क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से बड़े हैं, तब हम उन्हें बोल देंगे पॉजिटिव रेशनल्स। फिर हमने बोला कि व्हेन न्यूमरेटर अंश एज वेल एज डिनोमिनेटर हर आर नेगेटिव इंटीजर या फिर ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया कि भैया जैसे कि हमने बोल दिया 2/3, 2/3 तो 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बाद जो 3 है ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव रेशनल्स है ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल। 2/3 क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर का, सॉरी पॉजिटिव रेशनल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अंश भी पॉजिटिव है और हर भी पॉजिटिव। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि -2/-3 ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और ये भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो इसकी कंडीशन हम ये समझ पाए कि जब पॉजिटिव रेशनल्स, पहले तो p/q के फॉर्म में, जिसमें q नहीं किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के, और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो जो पॉजिटिव रेशनल या फिर धनात्मक परिमेय का कंडीशन हम देखे थे, इसके दो कंडीशन आए। पहला जो कंडीशन हमने ये देखा कि जब हर भी धनात्मक हो और अंश भी धनात्मक हो, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, धनात्मक परिमेय। फिर दूसरी कंडीशन हमने देखा कि व्हेन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये दोनों कंडीशन किसको सेटिस्फाई करते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ समय है आपके पास, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल्स हो गए। अच्छा, अब इसको हम जा रहे हैं मिटाने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव रेशनल्स किसे बोलते हैं, तो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q किसके बराबर नहीं होने चाहिए, जीरो के, क्योंकि नॉट डिफाइंड। फिर जो दूसरे टाइप का रेशनल होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव रेशनल। क्या बोल देते हैं, नेगेटिव रेशनल्स, नेगेटिव रेशनल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय, ऋणात्मक परिमेय। तो नेगेटिव रेशनल्स होते हैं, तो पहले बात तो रेशनल का पहचान हमें होना चाहिए। क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। q, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये कि q किसके बराबर ना हो, जीरो के, क्योंकि नॉन डिफाइंड हो जाता है। तो नेगेटिव रेशनल्स, तो हमें जानना है कि ऋणात्मक परिमेय किसे कहेंगे। ठीक है, तो उसका पहला कंडीशन ये होता है कि जब जब डेनोमिनेटर या फिर न्यूमिनेटर में कोई एक नेगेटिव हो, कोई क्या हो, एक नेगेटिव हो, उसको बोल देते हैं क्या, नेगेटिव रेशनल। ठीक है, जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जिसमें से एक जो जिसमें अंश या फिर हर, अंश या फिर हर क्या हो, नेगेटिव हो, उसे ही हम बोल देते हैं क्या, नेगेटिव रेशनल्स। व्हेन व्हेन वन ऑफ द व्हेन वन ऑफ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब अंश, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, इज नेगेटिव। जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, मतलब कि ऋणात्मक, ऋणात्मक, जब when one of the numerator or denominator is negative, जब कोई एक, जैसे कि हमने क्या बोला, ये होता है p/q के फॉर्म में रेशनल होता है, इसी को तो रेशनल बोलते हैं। ये हो गया क्या, इसका न्यूमिनेटर, p हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं अंश। क्या बोल देते हैं, अंश। और q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, हर। तो इसने बोला, कंडीशन क्या बोला कि व्हेन वन ऑफ द न्यूमरेटर, जब या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से कोई एक क्या हो, नेगेटिव हो या फिर नकारात्मक हो या फिर ऋणात्मक, उसे बोल देंगे क्या हम, नेगेटिव रेशनल्स। ठीक है, तो बड़ी ही तसल्ली से, जैसे हमको क्या करना हो, जैसा बोल दे क्या, -2/3 ये हमारा क्या है, नेगेटिव रेशनल। हमने बोल दिया 2/-3 है ना, हमने बोल दिया क्या, -2, ये सब क्या है, हमने बोल दिया -1, ये सब क्या है, नेगेटिव रेशनल्स है, या फिर नेगेटिव या फिर ऋणात्मक परिमेय। ठीक है, तो धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल्स का हमने क्या डेफिनेशन बोला कि जब
पी और क्यू, मतलब पी बाई क्यू, पी हमारा होता है न्यूमिनेटर, क्यू होता है हमारा डिनोमिनेटर। जब इन दोनों में से दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, या अंश भी पॉजिटिव हो और हर भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तब हम बोल देंगे पॉजिटिव रेशनल है। अंश भी नेगेटिव हो, मतलब ऋणात्मक हो, हर भी ऋणात्मक हो, तो उस परिस्थिति में हम बोलेंगे कि क्या है, पॉजिटिव रेशनल है ना, धनात्मक परिमेय। ठीक है, नेगेटिव रेशनल में क्या होता है कि जब अंश या हर में से कोई एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे उसको, नेगेटिव रेशनल। से ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर के क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के दो टाइप के रेशनल नंबर हो गए। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया कि दो तरीके के, दो अलग अलग तरीके के रेशनल्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। एक पॉजिटिव रेशनल धनात्मक परिमेय, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव रेशनल, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय। अब चलते हैं आगे और इसको हम रफ करते हैं। अब हमें क्या करना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया हमने, नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हमको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, हमारा हेडिंग क्या होगा, हमारा हेडिंग क्या होने वाला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर करना है, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक जो पहली प्रॉपर्टी होगी, जैसे रेशनल नंबर को पहचान पहले तो लिख लें कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, ये होता है, ये चलेगा हमेशा। और क्यू किसके बराबर, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि क्यू किसके बराबर नहीं होने चाहिए, जीरो, है ना। पी और क्यू दोनों इंटीजर, भाई इंटीजर तो जीरो भी है, तो क्यू की वैल्यू हम जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि नॉन डिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं है। और क्यों होता है ऐसा, अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया शुरुआत में ही, ठीक है, क्यू को हम जीरो क्यों नहीं लिख सकते और कैसे नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है, हमको क्या कर लेना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक, एक बात आप याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर, सपोज दैट हमारे पास नंबर n है, इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो जो n की जो फिजिकल मीनिंग है, n जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होने। ठीक है, तो n को हम फिर ये भी अभी भी क्या है, n ही है ना, नो चेंज, नो चेंज। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर हम एक से भाग देते, इफ यू आर डिवाइडिंग एनी सर्टेन नंबर बाय 1, then there will be no change in the value of that, रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसके में कोई, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, there will be no change in the value we obtain। ठीक है, तो जो वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं, जो पाएंगे उसकी वैल्यू में कोई, जैसे सपोज दैट n की वैल्यू हमने ले लिया 4, 4 को डिवाइड कर दिया 1 से, तभी हमको क्या मिलेगा, हमने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से, अभी हमको क्या मिलेगा 2। तो कुछ भी फिजिकल मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, जो हमारा 4 था अभी भी 4 है, जो 2 था अभी भी हमारा क्या है 2, जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, जो भागफल हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। 4 अभी भी 4 है, 2 अभी भी 2 है। तो हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ना, पहली प्रॉपर्टी, सपोज दैट हम क्या करें, हम p को भी अगर m से डिवाइड कर देते हैं, कोई नंबर m, और q को भी m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अभी भी क्या होता है, p बाई q। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि p बाई m इज डिवाइडेड बाई q बाई m, इसका मीनिंग यही तो है, इसका मीनिंग यही तो है, इसका मीनिंग यही तो है। ठीक, देखिए अब क्या करना, हम भाग जैसे देते थे, जैसे हमको कोई बोल देता था कि 4/3 को आप भाग दे दीजिए 2/3 से, ऐसे बोलता था, हम लोग क्या करते थे, 4/3 मल्टीप्लीकेशन लगा देते थे और इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे, 2/3 क्या हो जाता था, 3/2, ये क्या होता था, 2 2 जा 4, ऐसे करते थे, यही तो रिजल्ट आता था। ऐसे जैसे हमको डिवाइड करना है तो हम क्या करते थे, इसका रेसिप्रोकल लेते, जो जिससे हम भाग दे रहे होते उसका रेसिप्रोकल ले लेते, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है,
तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कोई बोले कि 3 का रेसिप्रोकल बताओ तो क्या बोल देंगे 1/3, कोई बोले 2/3 का रेसिप्रोकल बताओ तो उसी का जस्ट उल्टा, जो अंश होता है हर बन जाता है, जो हर होता है अंश बन जाता है। ठीक, अब p बाई m है, इनटू कर देंगे m बाई q, तो अभी भी ये क्या है, ये m से m कटा, अभी भी क्या है p बाई q। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं, तो अभी भी वो रेशनल हमारा उसकी वैल्यू में चेंज, नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन इट्स वैल्यू, है ना। उस रेशनल की वैल्यू में मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, कि अगर हम अंश को भी एक ही संख्या से भाग दें, हर को भी उसी संख्या से भाग दें, तो अभी भी जो ये रेशनल है, जो परिमेय है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हमारी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी किसकी, रेशनल की। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। अगर इंग्लिश या हिंदी पे तो हम बोल सकते हैं कि इफ यू आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द सेम न्यूमरल, then we get again the same rational number। तो हम फिर से हम क्या कर उसी रेशनल नंबर को पाएंगे ना, उसी रेशनल नंबर को पाएंगे। तो p को हमने m से डिवाइड किया, q को हमने m से डिवाइड किया, तुमको क्या मिला, p बाई q ही मिला। कैसे मिला, इस तरीके से, है ना। आप समझ ले क्या, कि 4/3 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 2/3 से, तो ये बीच में क्या लग जाता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते, जिससे हम भाग दे रहे होते, उसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया 3/2, जैसे 3 का रेसिप्रोकल क्या है 1/3, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है 3/2। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, कोई बोले a बाई b का रेसिप्रोकल बताओ, a बाई b का, तुम बोल देंगे b बाई a, यही क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यही क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो आप इसको नोट करिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी एक, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है ना। आप में से ज्यादातर जो भी बच्चे होंगे जानते होंगे इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की पहचान हमको पता है कि p बाई q। ठीक है, तो अगर हम p बाई q है, इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं m से, किसी न्यूमरल से मल्टीप्लाई करते हैं जो m है, और मतलब कि p जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको भी एक संख्या से गुणा कर देते हैं m, और उसी संख्या से भाग भी दे देते हैं, तो अभी भी नो चेंज इन इट्स वैल्यू, है ना, नो चेंज इन इट्स वैल्यू, कोई चेंज, इसके मान में कोई अंतर, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे ही हम बोल देते हैं क्या, और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, पहले हमने क्या किया, अंश को मतलब p को भी एक ही नंबर से, एक ही न्यूमरल से भाग दिया, q को भी उसी न्यूमरल से भाग दिया, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या, कोई m न्यूमरल है जिसको अंश से भी गुणा कर देते हैं, उसी न्यूमरल से हर को भी गुणा कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने बोल दिया क्या, 2/3 था, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 जा क्या होता है 8, 3 4 जा क्या होता है 12। अच्छा आप देखना, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 2 जा, देखिए एक 2 से एक 2 कटा, दूसरे 2 से दो 2, दूसरा 2 कटा, अब क्या बच गया 2/3। तो अभी हम 2/3 से चले थे, हमारा क्या था 2/3 था, तो 2/3 से चले थे, अभी भी आखिरी में हमारे पास क्या है 2/3। क्यों है ऐसा, क्योंकि सेम न्यूमरल से हम मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये ना कर देना आपकी 2/2 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये गलत हो गया, ये फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें क्या किया गया, ऊपर भी m लिए हैं, मतलब अंश में भी, अंश को भी, न्यूमरेटर को भी m से मल्टीप्लाई किए हैं, हर को भी m से मल्टीप्लाई किए हैं, डिनोमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, m से ही किए हैं, तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट लेते, हमने यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 6, तो फिर क्या कर जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू डिफर कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 की, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो चुका है, प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है 2।
कि अगर हम किसी भी सेम न्यूमरल से अंश में और हर में गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, सेम रेशनल मिल जाता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को जरा सा देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? तो हमको पता है रेशनल की पहचान, p बाई क्यू। p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 3 कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, p बाई क्यू इक्वल है कोई नेक्स्ट हमें कोई अगली न्यूमेरिक मतलब कि कोई और रेशनल नंबर है a बाई b। तो इस परिस्थिति में अगर इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं तो p गुणे b बराबर होगा किसके, a गुणे q के। a गुणे q के, देखिएगा एग्जांपल जैसे p बाई क्यू हमारे पास क्या है, 2 बाई 3, ठीक है, और इसके किसके इक्वल है, हमने मान लिया कि 8 बाई 5 के, 8 बाई 5 के। अगर p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या, p बाई क्यू अगर इक्वल टू में है a बाई b, जैसे कि सपोज दैट हम किसके बराबर कर सकते हैं इसको, 4 बाई 6 के। देखिए इक्वल होगा पक्का, 2 इंटू 6 कर दें, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 2 6 या 12, इधर भी क्या है, LHS हमारा किसके बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट LHS बराबर RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हमारा p बाई क्यू किसके इक्वल है, a बाई b के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसके अंश से इसका हर, इसके हर से इसका अंश। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारा आपस में इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब पूछता है क्या, लेकिन हमें नॉलेज तो होना चाहिए ना बेसिक के बारे में। बेसिक जब पता ही नहीं है रेशनल नंबर के बारे में, हम जानते नहीं अच्छे से और पढ़ रहे हैं फिर आगे की चीजें, तो अगर पढ़ना है तो बड़ी तसल्ली से पढ़ना पड़ता है, धैर्य से पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें काम आती है ना, ये सब चीजें काम आती हैं। ये ट्रिक वाला मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए आप लोग, ट्रिक वाले लगते हैं ट्रिक, लेकिन अब ट्रिक के सहारे जाएंगे तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। पहले ही मैं क्लियर करता हूँ, ट्रिक के सहारे कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। बेसिक जानना पड़ेगा, बेसिक जानिए फिर ट्रिक पे बढ़िए आगे, है ना। बेसिक से आप खुद ही क्या कर लोगे, ट्रिक जनरेट कर लोगे। इफ यू आर नॉट कोई आप नहीं जानते कुछ, है ना, कोई नॉलेज नहीं ट्रिक्स के बारे में, तो आपको अगर बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, और इसको प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और ट्रिक के भरोसे जाएंगे तो कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला, ये सच्चाई है। ठीक है, इस बात को समझिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में अगर हम जाने तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की पहचान की, एक हमारे पास अंश होता है, एक हर होता है, p और q मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये होती है क्या, रेशनल कंडीशन। ये क्या होती है, रेशनल की कंडीशन। ठीक, अब हमको बोलता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम क्या p बाई क्यू को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, p बाई क्यू को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं, हिंदी में कुछ बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लेंगे, समझ लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, आप समझ पा रहे हो जो भी हिंदी मीडियम के छात्र होंगे। तो इनका HCF P और Q का जो HCF आ जाता है किसके बराबर होना चाहिए, 1। P और Q में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब कि P और Q दोनों केवल एक से ही विभाजित हो, किसी और सेम नंबर से दोनों डिवाइड ना हो रहे हो, उसी को बोल देते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सेकंड हमारा क्या है, p बाई क्यू, हमने बोला p बाई क्यू कब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, जब p और q दोनों का HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। लघु क्या बोलते हैं, महत्तम समापरिवर्त्य, ये बोलते हैं शायद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, अभी धीरे धीरे जब इंटीजर पढ़ रहे होंगे सब कुछ निकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है।
फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोल देते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड क्या बोलते हैं? फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए क्या होना चाहिए? 1, मतलब HCF क्या आ जाए? 1। को प्राइम होने चाहिए। फिर क्या बोल सकते हैं? पी और क्यू को छोड़िए, उस पी को प्राइम के बारे में, को प्राइम को जान लेंगे फिर समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए कि पी और क्यू के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर होता है। पी और क्यू का HCF क्या निकल करके आना चाहिए? 1। मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए, है ना, दोनों विभाजित होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। जैसे अगर हम बोल देते हैं 4/6, तो ये भी तो हमारा रेशनल है। रेशनल नंबर है कि नहीं है? रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर है। क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया 4/6 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, 4 भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर, है ना, तो ये हमारा क्या आ गया? रेशनल। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 4 के फैक्टर्स को हम लिखें, एक होता है 1 into 4, एक होता है 2 into 2, ठीक है। 6 के फैक्टर्स को लिखें तो एक होता है 1 into 6, फिर होता है 2 into 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो कॉमन फैक्टर हैं दोनों में, 4 में और 6 में दो कॉमन फैक्टर, मतलब कि सेम, जो दोनों में समान है। एक है 1 कॉमन, एक है 1 कॉमन, एक है 2 कॉमन, एक है 2 कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या हो गया? एक और दो में सबसे बड़ा कौन है? HCF इनका क्या निकल करके आया? 2। HCF क्या निकल करके आया? 2। तो हम देख पा रहे थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की कंडीशन हमने बताई है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पे HCF क्या निकल करके आ रहा है? 2। इसका अर्थ ये होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो 4/6 का जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो इसको कर लें क्या? 2 into 2, इसको लिख लें हम 2 into 3। अब एक 2 से एक 2 कट गया, हमारे पास बचा क्या? 2/3। अब ये जो 2 है, 2 के फैक्टर्स को हम लिखें तो क्या हो जाता है? 1 into 2। 3 के फैक्टर्स को हम लिखें तो 1 into 3। एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है, तो वही हाईएस्ट भी होगा। तो इसका मतलब ये P और Q का यहाँ से HCF कितना आया? 1, है ना। तो इनके में कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, कोई कॉमन डिवीजर नहीं है, मतलब कि भाग देने वाला केवल एक ही संख्या है, जो 2 को भी भाग देते और 3 को भी भाग देते हो, क्या है? 1। क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या है कंडीशन? स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या है कंडीशन? की जो हमारा P और Q, जो हमारा न्यूमरेटर हो और दूसरा जो डिनोमिनेटर हो, वो दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1, है ना। नो अदर कॉमन डिविजर अदर देन 1, ठीक है। केवल और केवल दोनों एक से ही भाग जाए, किसी और संख्या से भाग ना जाए। लेकिन समस्या क्या थी? 4/6 जब हम लिख रहे थे तो 4/6 एक रेशनल नंबर था, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा था, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा था, जो इसका HCF क्या निकल करके आ रहा था? 2। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। फिर हमने उस HCF को जब हटा दिया, हमने 4 को क्या लिखा? 2 into 2, 2 गुणे 2। हमने 6 को क्या लिखा? 2 गुणे 3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 2/3। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रेशनल नंबर हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। रेशनल नंबर को अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? डिटेल में पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर को फाइंड कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे इसके धीरे धीरे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आपको वो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जो आगे का हमारा टॉपिक होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर की तुलना करेंगे, है ना। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? P/Q के फॉर्म में, जिन्हें हम ले सके P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े किसके? रेशनल नंबर के, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, तुलना करना सीखेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तुलना जैसे बोलते हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलनात्मक। तुलना करेंगे किसका? रेशनल परिमेय संख्याओं की तुलना करेंगे। दो रेशनल नंबर दिए होंगे, 3 रेशनल नंबर दिए होंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों में बड़ा कौन है, इन तीनों में छोटा कौन है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अवरोही, आरोही, अवरोही, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन अगर आपको समझ में आया हो और जो भी आपका डाउट हो उसको जरूर मेंशन करें। अगर आपको सेशन ये पसंद आया हो तो इस सेशन को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।